नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो आपको नहीं है। गुड इवनिंग भाई, जय हिंद जय गुरखा, जय हिंद जय गुरखा। कैसे हैं आप लोग? सर क्या आपको मेरी कमेंट नहीं दिखती है? ज्योति सबकी कमेंट दिखती है। ईशा गुड आफ्टरनून। जितने बच्चे आ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून। नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्लास। सर मेरे को आपसे हिस्ट्री की भी कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है और लिया था कौन सा बैच लेना होगा। आप कोई भी बैच ले सकते हैं, सभी बैचेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जिस भी बैच में आप टेक्निकल टीम को कॉल करके पूछ लीजिए कौन से बैच में मैं पढ़ा रहा हूँ, उस बैच में आप एनरोल करा सकते हैं। हालांकि आप मेरे यूट्यूब पर भी जा सकते हैं GTrana.77, वहाँ पर भी मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन एलाबरेट किया हुआ है और बहुत जल्दी वहाँ पर भी मैं एक 1 शॉट वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें मैं पूरी थ्योरी को कंप्लीट करूंगा। अनुसूची 7 के बारे में बात चल रही थी। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द शेड्यूल 7। मेक श्योर कि आप इसकी हेडिंग डाल लें शेड्यूल 7 की। लीजिए अनुसूची 7 इसके बारे में ही चर्चा चल रही थी, अनुसूची 7 के बारे में। अब बात आती है अनुसूची 7 किससे रिलेट करती है। सो दिस इज अबाउट शेड्यूल 7। किस बारे में चर्चा करता है सर? यह है केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा करता है। दिगांत भाई किसके बारे में चर्चा करता है? केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा करता है। केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन होना चाहिए, उसकी ये चर्चा करता है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा करता है। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, चलिए डुग्गू दोबारा एक बार भेजिएगा। सेंटर स्टेट रिलेशन, स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड ही आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाएंगी और उसके बारे में हम बात कर लेते हैं क्या। ठीक है, वो बताइए सर। देखो सबसे पहले आपको पता लगता है कि इसके अंदर इस मामले में कौन कानून बनाएगा, इस प्रकार की क्षमताओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। राइट, तो अब यहाँ पे पॉइंट हमें क्या देखने को मिलता है? पॉइंट हमें देखने को मिलता है केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत कि सर जी इसमें क्या होता है कि 3 प्रकार की लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार की सूचियों की व्याख्या है। 3 प्रकार की सूचियों की व्याख्या है, प्रकार की सूचियों की व्याख्या है। 3 प्रकार की सूचियों की व्याख्या है। 3 प्रकार की सूचियों की व्याख्या है। डिस्कशन ऑफ 3 टाइप ऑफ लिस्ट्स, डिस्कशन ऑफ 3 टाइप ऑफ लिस्ट, 3 टाइप ऑफ लिस्ट। डिस्कशन ऑफ 3 टाइप ऑफ लिस्ट, 3 प्रकार की लिस्ट इसके अंदर बताई जाती है। ठीक है, चलिए और बाबू ये 3 प्रकार की जो लिस्ट होती हैं ये कौन कौन सी हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। सर पहले आपको सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट पहले आपको देखने को मिलती है। सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और तीसरी आपको देखने को मिलती है कौन करंट लिस्ट, कौन करंट लिस्ट। तो 3 लिस्ट हमें देखने को मिल जाएंगी। देखकर गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला, मेहनत करते रह जाओगे। फिर निकल गया यार, क्या बताऊं कमेंट बहुत तेज है तो आपका कमेंट रुक नहीं पा रहा। अभी आप दोबारा कमेंट करेंगे तो टीम रोक लेगी उसको, रोकना यार कमेंट। क्या केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। पॉइंट ये है यहां पर। ठीक है, चलिए थैंक यू राठौड़। ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दिस प्रोविजन हैज बीन टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, this has been taken from Australia, this has been taken from Australia, this has been taken from Australia। ये पूरी सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो इसके बारे में याद रखना। इस पे कानून सेंटर बना सकता है, इस पे स्टेट, और इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो क्लास में कमेंट एक आ रखा है कि देख के गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला,
तुम करते रह जाओगे इधर उधर मेहनत, उसे ले जाएगा जीत सर से पढ़ने वाला। वाह 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 डुग्गू, तुमने तो माहौल काट दिया, क्या बात है। ठीक है। ये तगड़ा था भाई, एक नंबर एक नंबर गच। ठीक है, अब यहां पे समझिए सेंट्रल लिस्ट के अंदर इसमें उल्लेखित विषयों पर कानून केवल केंद्र बना सकता है। इसमें उल्लेखित विषयों पर कानून, इसमें उल्लेखित विषयों पर कानून, विषयों पर कानून, इसमें उल्लेखित विषयों पर कानून केवल, इसमें उल्लेखित विषयों पर कानून केवल केवल केंद्र सरकार बना सकती है, केवल केंद्र सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी, केवल केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है, चलो। ओनली सेंटर कैन मेक लॉज on the topics mentioned in this. Only center can make laws. Only center can make laws. Only center can make laws mentioned in this. In this. ये इसके अंदर जो कानून बनाने की जिम्मेदारी है वो केवल सेंटर की है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, बढ़िया। कितने विषय इसमें देखने को मिलते हैं भाई जी? प्रारंभ में विषय कितने थे इसमें? प्रारंभ में इसमें विषय कितने थे? प्रारंभ में इसमें इनिशियली इसमें कितने टॉपिक्स थे? इनिशियली कितने टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं? इनिशियली इसमें कितने टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं? चलिए, तो बात करें अगर प्रारंभ इनिशियल की बात करूं तो इनिशियली 97 टॉपिक्स थे। लेकिन आज की डेट में कितने टॉपिक है? करंटली कितने? करंटली 100 टॉपिक्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। 100 टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट लिस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, प्रारंभ में कितने टॉपिक थे? प्रारंभ में टॉपिक थे 66। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 61। कॉन्करेंट में क्या हिसाब किताब था? सब प्रारंभ में टॉपिक कितने थे? प्रारंभ में टॉपिक थे 47। अभी कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 52। तो कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। टॉपिक्स क्या होते हैं? जैसे इन सूची में लिखा होगा रेलवे, संचार और रक्षा यानी डिफेंस, लिखा होगा रेलवे। ठीक है, रेलवे लिखा हुआ होगा, या संचार यानी कम्युनिकेशन लिखा हुआ होगा, कम्युनिकेशन। ठीक है, या आरपीएफ लिखा हुआ होगा। ठीक है, एसएससी लिखा हुआ होगा, यूपीएससी लिखा हुआ होगा। तो ये क्या है? दरअसल ये टॉपिक्स हैं, दीज आर एंट्रीज। ठीक है, इसकी जगह रिक्रूटमेंट लिखा होता है। ऐसा रिक्रूटमेंट की जगह लिख लेते हैं एक्स्ट्रा ट्रेडिशन। एक्स्ट्रा ट्रेडिशन, प्रत्यर्पण इसको बोलते हैं, प्रत्यार्पण इसको बोला जाता है, प्रत्यार्पण इसको बोला जाता है, प्रत्यार्पण इसको बोलते हैं, प्रत्यार्पण इसको बोलते हैं। इधर राज्य सूची के अंदर टॉपिक्स होते हैं जैसे पुलिस, भूमि, पुलिस हो गई, भूमि हो गई, पुलिस हुई, भूमि हुई। ठीक है, या आपके कुछ और भी काम होते हैं जिसपे केवल यही कानून बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए बॉयलर वगैरह होते हैं, या आपके होते हैं औद्योगिक अधिनियम होते हैं। ठीक है, उद्योग होते हैं, उद्योग, इंडस्ट्री। ठीक है, और यहां होते हैं जैसे आपको देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं परिवार नियोजन और शिक्षा। परिवार नियोजन, पर्यावरण और शिक्षा, पर्यावरण और शिक्षा, और शिक्षा, पर्यावरण और शिक्षा। परिवार नियोजन, पर्यावरण और शिक्षा, 3 चीज हैं। फैमिली प्लानिंग, एनवायरमेंट एंड एजुकेशन। फैमिली प्लानिंग, एनवायरमेंट एंड एजुकेशन, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो 3 पॉइंटर्स आपको अलग अलग देखने को मिल जाते हैं। इनके बारे में हम चीजों को समझ लेंगे
और चीज़ों को याद भी कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या आपको होगी, तो कृपया करके इसको याद रखेंगे। फटाफट से इसके बारे में हम डिटेल रखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बताइए। अच्छा, इसमें क्या है कि फैमिली प्लानिंग, एनवायरमेंट एंड एजुकेशन, ठीक है, तो इन पे कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसके संदर्भ में कानून बनाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है? दिए गए विषयों की, दिए गए विषयों की, जो जो विषय यहां पर बताए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में याद रखेंगे, कोई समस्या नहीं होगी, समझ पाएंगे आप। ठीक है, चलिए बताएं। ये 7वीं अनुसूची आपकी है। कॉन्करेंट का मतलब दोनों है। इसके ऊपर कानून कौन बना सकता है? तो इसके ऊपर कानून केवल राज्य बनाएगा। कॉन्करेंट के ऊपर कानून बनाने की क्षमता दोनों को है, राज्य और केंद्र दोनों। यस, हु कैन मेक लॉ ओवर इट? ठीक है, राज्य प्लस केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। बोथ कैन मेक लॉ। मेक लॉ, बोथ कैन मेक लॉ। जी सर, कानून बनाने की क्षमता, क्षमता दोनों में है। सर आप कभी मुरादाबाद आए हो? मैंने बताया था यार, मुरादाबाद में आया हूं। मुरादाबाद कुछ तो था यार, कोई तो एग्जाम था मेरा मुरादाबाद, कोई एग्जाम था मेरा मुरादाबाद में। मुरादाबाद द पीतल नगरी, कोई तो पेपर था मेरा, याद नहीं आ रहा पेपर कौन सा था। शायद लोअर पीएससी का पेपर था शायद। हाँ, लोअर पीएससी का पेपर था। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट से बिना परेशानी के। ठीक है, चलो। सर संविधान को बनने में कितना पैसा खर्च आता है? इस तरीके के सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो। तो करेक्ट आंसर जैसे पूछ रहा है एक बच्चा कि सर स्वास्थ्य किस में आता है, यहां पर शामिल किया जाना चाहिए। बीच में बात चली थी, समितियां बनी थी, बट शामिल नहीं किया जा सका, और स्वास्थ्य को पुनः इसी में डाल दिया गया, स्टेट में डाल दिया गया स्वास्थ्य। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बिना दिक्कत के। शेड्यूल 8 की हम बात कर लेते हैं। क्लास में इशू आ रहा है क्या कोई? चलिए, शेड्यूल 8 है भाषा संबंधी अनुसूची।
शेड्यूल रिलेटेड टू तो शेड्यूल 8 की हम बात कर रहे हैं कि जो जो शेड्यूल 8 है वो रिलेटेड टू लैंग्वेज है। इसमें आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है, आधिकारिक भाषाओं का, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का आधिकारिक भाषा का उल्लेख इसमें किया गया है। आधिकारिक भाषा का मतलब क्या हुआ? ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए। ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र किया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? प्रारंभ में 14 थी, अभी 22 है। प्रारंभ में कितनी थी? 14 थी, अभी 22 है। प्रारंभ में थी 14, प्रारंभ में कितनी थी? 14। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 22। प्रारंभ में 14 थी, वर्तमान में है 22। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि वर्तमान के अंदर ये 22 कैसे हुई और इसके अंदर ये एड ऑन कैसे हुआ। ये जो 8 भाषाओं का एड ऑन हुआ है वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले 15th लैंग्वेज आपको कौन सी देखने को मिल जाएगी? 15वीं लैंग्वेज आपकी कौन सी है उसकी हम बात करते हैं। 15वीं लैंग्वेज आपकी कौन सी है? तो ये 21st CAA 1967 के द्वारा एड ऑन हुआ है। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एड ऑन हुआ है। लैंग्वेज का नाम है सिंधी। सिंधी इसमें ऐड। कब एड ऑन हुई है सर ये? सर 71st CAA 1992 में बोली जाएगी, सिक्किम में बोली जाएगी, याद रखिएगा। इसको 71वें संविधान संशोधन के द्वारा एड ऑन कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। उन्नीस, 20, 21, 22। तो जो 19वां है उसके बारे में हम बात करते हैं। 19th के बारे में, दैट इज बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली आपको लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। ठीक बात है जी हाँ। कब एड ऑन की गई है सर? इसके लिए हुआ है 92वां संविधान संशोधन 2003, 92nd CAA 2003 आपको देखने को मिल जाएगी। पूछा जाता है बोडो भाषा असम में बोली जाएगी। बोडो कहां बोली जाएगी? असम। ठीक है, मेघालय में बोली जाएगी, असम में, मेघालय में बोली जाएगी। डोगरी उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। मैथिली बिहार। संथली आपकी कहां बोली जाएगी? संथली लैंग्वेज आपकी बोली जाएगी छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। नोट कर लीजिए।
नोट हुआ आपसे? सर वेस्ट बंगाल ऑल्सो इज द मेजर पार्ट ऑफ नेपालीज पीपल. डू वाई इट इज नॉट काउंटेड एज वन ऑफ डिफरेंट फ्रॉम बंगाल? द पॉइंट इज कि व्हेन इट वाज इनिशिएटेड then the bill was taken by the persons from the Sikkim. So as per the process we know that the bill is forwarded by the Sikkimese, so that why it will be added to the Sikkim, not to the West Bengal. सवाल है अरमान परियार का कि सर जी अगर वेस्ट बंगाल में भी इतनी ज़्यादा लोग हैं जो नेपाली बोलते हैं तो उनको हम उसमें शामिल क्यों नहीं करते? उसके पीछे क्या कारण है? जो बिल लेकर आया गया था इसको शामिल करने का वो नेपाल के लोगों के द्वारा लाया गया था. आकांक्षा यादव का कहना है सर संविधान के अंदर 204 सिग्नेचर हैं. आकांक्षा मैंने 284 लिखवाए हैं ना? तो 284 हैं. आगे हम बात करते हैं. ये लीजिए अनुसूची 8 के बाद हम बात करते हैं संविधान के अंदर ऐड होने वाले बाद में अनुसूचियां, क्योंकि शुरुआत में इतनी थी लेकिन इसके बाद संविधान में अनुसूचियां ऐड हुई हैं. तो लेटर एडिड शेड्यूल्स, इसको अपन बोलते हैं लेटर एडिड शेड्यूल्स. लेटर एडिड शेड्यूल्स बाद में जोड़ी गई अनुसूचियां. बाद में जोड़ी गई अनुसूचियां. जोड़ी गई अनुसूचियां. अनुसूचियां शेड्यूल 9 के बारे में बताइए किस तरीके से ऐड आपका होगा. अगली क्लास में सीए आएगा, अब यहां ध्यान दे लो. अनुसूची 9 के अंदर क्या बताया गया है? तो इसके अंदर भूमि सुधार का उल्लेख किया गया. भूमि सुधार का उल्लेख, भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म की बात की गई है. लैंड रिफॉर्म की बात की गई है. इसमें क्या किया गया? जमींदारी प्रथा चकबंदी वॉज स्टार्टेड. चकबंदी को स्टार्ट किया जाता है, राइट. चकबंदी को क्या किया? इन 1951 में हुआ था. कमाल की बात यह है कि शुरुआती तौर पर कहा गया था कि भूमि सुधार गैर न्याय संगत है. भूमि सुधार के अंदर कुछ भी होगा वो गैर न्याय संगत होगा, मतलब इसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते. यह गैर न्याय संगत था, लिख लेना. भूमि सुधार दिस वाज इनिशियली it was non-justicable. Initially it was non-justicable. प्रारंभिक तौर पर अगर देखा जाए तो यह नॉन जस्टिकेबल था. ठीक है, चलिए. यानी गैर न्याय संगत है, गैर न्याय संगत था. यानी शुरुआती तौर पर आप इसको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते थे. ये शेड्यूल 9 में ही लिखा हुआ था. राम राम भाई साहब अंकित. ठीक है, याद रखिएगा बिना दिक्कत. ठीक है, नॉन जस्टिकेबल है ये. ठीक है, चलिए. तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है. मतलब जमींदारी प्रथा को इसके थ्रू खत्म किया गया, जागीरदारी प्रथा को खत्म किया गया, चकबंदी को इसके थ्रू शुरू किया गया. चकबंदी क्या होती है वो समझिए.
कई बार क्या होता है, जो जमीन होती है, सरकारी जमीन होती है, तो सरकारी जमीन को भूमिहीन किसानों के बीच में बांट दिया जाता है, या किसी व्यक्ति की जमीन अगर अलग अलग जगह पे होती है तो सरकार बाउंड करके उसके चकों को अलग अलग जगह ना रख के एक जगह रख लेती है, उसको भी चकबंदी कहा जाता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। यह अनुसूची 9 में हुआ था, शुरुआती तौर पर यह नहीं थी। कब ऐड किया गया इसको? तो एडेड इन फर्स्ट सीए 1951। ठीक है, चलिए, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपका 10वीं अनुसूची के बारे में। इसके बाद, क्योंकि ये 9वीं है, तो इसके बाद हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए 10th शेड्यूल। शेड्यूल 10 आप हेडिंग डाल लीजिए। शेड्यूल 10, अनुसूची 10। इसको बोलते हैं दल बदल कानून, इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू इसको? दल बदल कानून इसको बोला जाता है। दल बदल कानून इसको हम बोलते हैं, दल बदल कानून इसको बोला जाएगा। दल बदल कानून इसको बोला जाएगा। डिफेक्शन लॉ इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डिफेक्शन लॉ इसको बोलेंगे। डिफेक्शन लॉ इसको बोलेंगे, दल बदल कानून इसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे आयाराम और गयाराम का मामला था, उसके संदर्भ में ही आपको यह देखने को मिलेगा। आयाराम और गयाराम मामला, आयाराम प्लस गयाराम मैटर है। गयाराम मैटर, आयाराम और गयाराम का जो मामला था उसी से रिलेट करता है। मामला है उसी से रिलेट करता है। तो आयाराम गयाराम मामला, दैट इज आयाराम एंड गयाराम मैटर से रिलेट करता है। तो दैट वाज अंडर शेड्यूल 10 के अंडर था, इसको हम दल बदल कानून बोलते हैं। इसके थ्रू क्या कहा गया था कि कोई भी इलेक्शन जीतने के 6 महीने के बाद अपनी पार्टी को परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वजह से पॉलिटिकली जो है अनस्टेबिलिटी आ जाती है, पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ये इसमें कहा गया था। ठीक है, चलिए। डिफेक्शन लॉ के बारे में कहा गया है। ठीक है, दल बदल कानून के बारे में कहा गया है। पॉइंट आता है कि ये देखो, यह दल बदल विरोधी कानून शुरुआती तौर पर नहीं था। 1989 में यह है, 1989 में यह है दल बदल विरोधी कानून बना। यह है दल बदल विरोधी कानून बना, दल बदल विरोधी कानून बना। तब इसको नाम मिला एंटी डिफेक्शन। यह कब ऐड हुआ था? तो ऐड कब हुआ है? ये एडेड इन 52वां संशोधन, 52nd CAA या 52nd संशोधन 1985 के द्वारा ऐसा हुआ था। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये हुआ था। ठीक है, ये केवल एक सिंगल नेता पर लागू होगा या 2-4 नेताओं पर भी लागू हो सकता है। ठीक है, कंडीशन है कि लागू कब नहीं होगा। ये सवाल CDS UPSC के पेपर में पूछा जाता है कि यह लागू कब नहीं होगा। बात कर लेते हैं, लागू कब नहीं होगा, लागू कब नहीं होगा, लागू कब नहीं होगा, कब नहीं। जो ये दल बदल है, ये लागू कब नहीं होगा? when will it not be imposed, या लागू कब नहीं होगा, लागू कब नहीं। तो कुछ कंडीशंस में ये लागू नहीं होगा। उदाहरण के लिए कंडीशंस की हम बात करते हैं, कौन सी कंडीशन है जिसमें यह लागू नहीं होगा। चलिए, इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहली कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी जब ये लागू नहीं होगा, कि अगर कोई दल है तो पूरा दल अगर चेंज करता है, जैसे अभी किया था, इलेक्शन हुए थे ना, 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो बीजेपी तो भाई स्पष्ट बहुमत नहीं लेके आ पाई, तो तेलुगु देशम पार्टी TDP ने और जनता दल यूनाइटेड ने, जो बिहार की पार्टी है, उन दोनों ने मिलकर समर्थन दिया NDA को, तब जाके वो अपनी पार्टी बना पाए। तो कहने की बात ये हुई भैया कि इसके अंदर क्या है कि किसी एक व्यक्ति पर या 2 व्यक्ति पर लागू नहीं करता, ये पार्टियों पर लागू नहीं करता। मैंने बताया, यह पार्टी पर लागू नहीं होता, यह पार्टी पर लागू नहीं।
लागू नहीं, नहीं, इट इज नॉट वैलिड फॉर अ पार्टी। ठीक है, और 2/3 नेता यदि पार्टी बदलें तब भी ये लागू नहीं होगा। ठीक है, ये भी सीडीएस का सवाल है। 2/3 प्रतिशत या 2/3 लोग पार्टी बदले तो भी लागू नहीं होगा, तब भी लागू नहीं, लागू नहीं होगा। इसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं। दिस इज नोन एज, सॉरी हॉर्स नहीं, मिनिस्टर ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। दिस इज नोन एज मिनिस्टर ट्रेडिंग इसको बोला जाएगा, तब भी ये लागू नहीं होगा, तब भी ये लागू नहीं होगा। बताइए फटाफट। सर हम आपसे पहले पढ़ लिए हैं, इससे कनेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आकांक्षा? नहीं आकांक्षा, मैंने कभी 204 नहीं लिखवाया, मैंने हमेशा 284 लिखवाया। जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूं मुझे पता है संविधान के अंतर्गत सिग्नेचर करने वाले लोग 284 थे। मैं अंदाजा है मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, है जब मैं 11th क्लास में था तब मैं पढ़ा रहा था 9th क्लास वाले बच्चों को। फिर मैं बीएससी में आ गया, फिर मैं पढ़ा रहा था 12th वालों को, फिर बीएससी की 3rd ईयर में आ गया, तब मैं पढ़ा रहा था ग्रेजुएशन के बाद वाले जो बच्चे होते हैं उनको। यस। विच स्ट्रीम? मैं फिजिक्स से हूँ, सब्जेक्ट मेरे पास पीसीएम थे बट उसमें फिजिक्स मेन था। अब हम बात करते हैं इसी के बारे में, ठीक है, अगर आपने नोट कर लिया है। 11वीं अनुसूची कब आई है उसके बारे में चर्चा करते हैं, वो नेक्स्ट पेज पर होगी। फटाफट बताइए। 11वीं और 12वीं अनुसूची की बात करते हैं, एक है 11th शेड्यूल, एक है 12th शेड्यूल। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची आपकी आती है, और ये कब आती है? 1993 में, 1993 में। इसके बाद आती है आपकी 12वीं अनुसूची, इसके बाद आती है आपकी 12वीं अनुसूची। और 12वीं अनुसूची कब आती है, पॉइंट आता है 12वीं अनुसूची कब आई, 12th शेड्यूल कब आई, 12वीं अनुसूची कब आई? 12वीं अनुसूची आती है, अब वो एक्ट तो है 1992 का, आया ये भी 1992 में ही है लगभग। ठीक है, बट ऐसा करते हैं इसके बारे में, चलो मैं चर्चा करता हूँ पहले, पहले ना इसके बारे में चर्चा करूंगा, देन उसके बारे में मैं बताऊंगा पूरा मैटर आखिरकार है क्या, पूरा मैटर आखिरकार है क्या। राइट, चलिए। तो बाबू 11वीं अनुसूची आपकी आती है 73rd संशोधन, 73rd संशोधन 1992 का एक्ट आता है। अनुसूची का ऑब्जेक्टिव क्या है सर जी? अनुसूची का ऑब्जेक्टिव है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत इसका ऑब्जेक्टिव है, ग्राम पंचायत इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, याद रखिएगा, ग्राम पंचायत इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि ग्राम पंचायत का डेवलपमेंट कैसे होता है वो इसका ऑब्जेक्टिव है। लागू कब होता है, लागू के बारे में पूछा जाएगा, लागू कब हुआ है? 24 अप्रैल में लागू हुआ है 1993 में, और उसी दिन से इस दिन को कहा जाता है पंचायती राज दिवस। ये जो दिवस है कैसे कहलाता है? पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस यह कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? पंचायती राज दिवस कहलाता है। पॉइंट यहां पर यही आता है, इसे जैसे ग्राम पंचायत की आप बात बता रहे हैं,
तो इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर 29 विषय आपको देखने को मिलते हैं जिसके आधार पर ग्राम पंचायतों को चलाया जाता है। 29 टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया। देन हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची। देन हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची के बारे में। 12वीं अनुसूची के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, किसकी? 12वीं अनुसूची की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आपकी काम करती है। नाउ वी टॉक अबाउट इट। ठीक है, 12वीं अनुसूची की हम बात कर ले रहे हैं। बताइए ये कब आता है सर? 74th संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया है। लागू ये भी 1993 में हुआ है। इसका जो विषय है यह क्या है? तो ये दरअसल ही नगर पंचायत की बात करेगा। 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 विषय कितने हैं इसमें? विषय यानी सब्जेक्ट कितने? 18 सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। विषय या सब्जेक्ट आपके कितने? विषय 18 आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये वैसे नगर पंचायत यानी म्युनिसिपैलिटी की बात करता है, पॉलिटी की बात करते हैं। तो ये अंतिम अनुसूची है, इसके अलावा कोई और अनुसूची इसमें ऐड नहीं हुई है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपका अगला टॉपिक है। उसके बाद हम पार्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग डाल देंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ही नोट हो जाए। ठीक है, चलिए। सर आर यू एल? नहीं, आई एम नॉट एल। अच्छा, अमन। अमन सिख जो टर्म यूज करते हैं ना इंग्लिश में, मैं तुम्हारी करेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कि सिख टर्म इसके लिए यूज नहीं करते। ठीक है, और जब बीमार होते हैं उसके लिए एलिंग टर्म यूज करते हैं। आर यू फीलिंग एलिंग? AILING, एलिंग यूज करेंगे आप। ठीक है, नॉट सिक। ठीक है, या इल यूज कर सकते हैं, सिक यूज नहीं हुआ, इल भी हो जाएगा। संविधान बनाते समय कुल कितनी बैठे बहसें हुई थी? 11 बार हुई थी भाई। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आपको हम बात करते हैं संविधान के भाग, दिस इज द पॉइंट। तो हम बात करते हैं संविधान के भाग। संविधान के भाग, संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज नोन एज पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं। तो बताइए पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको किस तरीके से देखेंगे।
हमारे संविधान में क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स कितने, तो प्राइमरी दे आर 22 पार्ट्स। प्रारंभ में 22 भाग थे। प्रारंभ में इनिशियल कितने भाग थे? इनिशियली भाग थे भाई 22। और आज की डेट में अगर हम देखें तो दो लेवल्स इसके हो सकते हैं, राइट, दो लेवल्स इसके हो सकते हैं, क्रमागत और संख्यात्मक। वर्तमान स्थिति की अगर मैं चर्चा करूं तो यदि क्रम के अकॉर्डिंग में जाऊंगा, ऑर्डर के बेसिस पर जाऊंगा तो वो आज भी 22 है। बट संख्यात्मक या काउंटिंग बेसिस पर जाऊंगा तो संख्या 25 है। काउंट बेसिस कैसे होते हैं? अगर हम गिनते चले जाएं, क्रम कैसा होता है कि 22वां, 25वां, 26वां, वां, टीएच टर्म दैट कम इन ऑर्डर। संख्यात्मक तरीका यानी अगर हम उनको देखें, एक एक करके गिनती करें तो कई सारी उपभागों के कारण ऐसा संभव हो पाता है कि इसके अंदर कई सारे उपभाग देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि इसके अंदर 22 भाग हैं तो मैं इसको 22 भागों के अकॉर्डिंग लिखना चाहूंगा। फटाफट जैसे लिख रहा हूं ऐसे ही लिखेंगे। टेबल बनाएंगे एक फटाफट से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जगह छोड़ना अब, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, जगह छोड़ना। दसवां, कितना आएगा? 4, एक से लेकर 4, 5 से लेकर 11, 12 से लेकर 35, 36, 239 से 242, 243, 244। ये इसके हो गया आर्टिकल्स, ठीक है, भागों के आर्टिकल्स हैं। अब इसमें क्या होता है सर, पहले में आपकी जो है संघ क्षेत्र आपका हो जाएगा, संघ क्षेत्र, संघ प्लस राज्य क्षेत्र हो जाएगा। इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, क्या है यहाँ पे, इंडिया है और इसकी टेरिटरी है, एंड इट्स टेरिटरी आपको देखने को मिलता है। दूसरे में सिटीजनशिप है यानी नागरिकता है, नागरिकता है। तीसरे में आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं, मौलिक अधिकार है, अधिकार है। ये नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक हैं ये। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, रूल इन सेंटर है, केंद्र शासन इसको बोलते हैं, केंद्र में शासन, रूल इन स्टेट, राज्य में शासन, राज्य में शासन। सातवां आपको देखने को मिलता है बी टाइप स्टेट, बी टाइप स्टेट रूल, बी प्रकार के राज्यों में शासन, बी प्रकार के राज्यों में शासन, बी प्रकार के राज्यों में शासन, के राज्यों में शासन, बी प्रकार के राज्यों में शासन। आठवीं में आप देखेंगे यूटी रूल, यूटी रूल, केंद्र शासित प्रदेश शासन, केंद्र शासित प्रदेश शासन, प्रदेश शासन, शासन, केंद्र शासित प्रदेश शासन। 243 में पंचायत आपको देखने को मिलता है, पंचायत, पंचायत आपको देखने को मिल जाएगा, पंचायत से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और 244 में है कुछ जनजातीय क्षेत्र प्रशासन, शेड्यूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन, अनुसूचित क्षेत्र प्रशासन।
जैसे लिख लें फटाफट बताइए। बफर हो रही है क्लास, कुछ इशू होगा, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, यदि नोट कर लिए हैं तो बताइए। क्या आप बात को समझ पाए? नेक्स्ट, नोट हो गया? शाबाश। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11वां 12वां 13वां। 11वां, 11वें साथ के साथ लिखता चलता हूं, 245 से 263 है क्या इसके अंदर? केंद्र राज्य संबंध है अभी, केंद्र राज्य संबंध है अभी। सेंट्रल स्टेट रिलेशन आपको देखने को मिलता है। कैसा रिलेशन है? सेंट्रल स्टेट रिलेशन दो तरीके का है। स्टेट रिलेशन है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी, लेजिस्लेटिव यानी विधायी। कार्यकारी और विधायी, कार्यकारी और विधायी प्लस विधायी, प्लस आपको फिर देखने को मिल जाएगा 12वां भाग। 12वां भाग है आपका 12वां, 264 से लेकर 300A। ये भी केंद्र राज्य संबंध है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल रिलेशन, फिनेंशियल रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। 13वां आप देख लेंगे, 13th आप देख लेंगे, आपको देखने को मिलता है 301 से 307। व्यापार है, ट्रेड है, ट्रेड है। 14th आप देख लेंगे, 308 से 323। सिविल सर्विस है, सर्विस है, सिविल सेवा है, सिविल सेवा है। कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक गैप आपको छोड़ना है। फिर 15 है, 324 से 329। इलेक्शन से रिलेट करता है, इलेक्शन चुनाव से रिलेट करता है। फिर 16 है, ये रिजर्वेशन से रिलेट करता है, 303 से 341 रिजर्वेशन। हाँ कोई बात नहीं, रिजर्वेशन क्षण आपको देखने को मिलता है, आरक्षण। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद है आपका 17th, ये 343 से लेकर 343 से लेकर 351 तक बात करेगा। भाषा, लैंग्वेज, भाषा लैंग्वेज तक जाएगा। और 18वां है, ये 352 से लेकर 60 तक जाएगा। इमरजेंसी है, इमरजेंसी है, आपातकाल, आपातकाल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें
19वां भाग देन आपको देखने को मिलेगा विविध है, 361 से 67 विविध या मिसलेनियस बोल सकते हैं, विविध या मिसलेनियस बोल सकते हैं। इसका तो क्लास मतलब दिखेगी नहीं क्या बच्चों को, है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। अच्छा, 20वां आपको देखने को मिलता है 368, 21वां आपको देखने को मिलता है 369 से 392, और 22वां आपको देखने को मिलता है 393 से 95। इसमें है आपका संशोधन यानी अमेंडमेंट, इसमें टेम्परेरी प्रोविजन है, टेम्प प्रोविजन है, और इसके अंदर है आपका निरसन है यानी ब्रीफ है, यानी संविधान का हमारे का ब्रीफ है। ठीक है, चलिए अभी क्या है कि आपकी क्लास का समय हो चुका है, तो मेरी क्लास आपको दिखाई नहीं देगी। इस वजह से इस टॉपिक को जहां हम छोड़ रहे हैं, टॉपिक तो मैंने आपके लिख दिए हैं, कल की क्लास में आके मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, एलेबरेट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्लास नहीं दिखाई देगी इसलिए हम क्लास को आज यहीं छोड़ते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।